नमस्कार दोस्तों, लाइक स्टडी क्लास डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं राठौड़ वंश और राठौड़ वंश में जोधा राव जोधा पढ़ लिया था और आज पढ़ेंगे आगे के जितने भी शासक हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिनमें से अब स्टार्ट करते हैं। जो जोधा के पुत्र आते हैं सातल देव, राव सातल देव के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। तो सातल देव का शासन काल है 1489 से 1492 ईस्वी तक इनका शासन काल रहता है। एक और बात की जाए कि जोधा का ये पुत्र राव सातल देव के द्वारा सातलमेर कस्बा बसाया जाता है। कौन सा कस्बा बसाया जाता है? सातलमेर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सातलमेर कस्बा बसाया किसने बसाया? सातल देव ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, सातलमेर कस्बा बसाया इनके द्वारा। किसके द्वारा? सातल देव के द्वारा। इसके बाद में बात आती है, एक नृत्य इस इनके शासनकाल में शुरू होता है और उस नृत्य का नाम आ जाता है गुडला नृत्य। तो गुडला नृत्य के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। गुडला जो नृत्य है उसके बारे में उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो गुडला नृत्य ये क्या है और कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अजमेर के जो एक सूबेदार थे उनका नाम आ जाता है मल्लू खां, और मल्लू खां के जो सेनापति गुडला, सेनापति का क्या नाम आ जाता है? गुडला। उसने जो पीपाड़ की जो सेना, पीपाड़ के जो पीपाड़ कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में। और जोधपुर की जो कुछ कन्याओं को क्या कर लेते हैं? ये अपहरण कर लेते हैं और अपहरण करने के बाद में सातल देव इन्हें छुड़ा कर लेके आते हैं और तब से ही उनके जो याद में एक नृत्य का प्रारंभ किया जाता है और उस नृत्य का नाम आ जाता है सातल ये गुडला नृत्य। ठीक है दोस्तों। तो किसके द्वारा कन्याओं को छुड़ाया गया? तो सातल देव के द्वारा वो उन कन्याओं को छुड़ाया जाता है। तो अजमेर के जो सूबेदार हैं मल्लू खां, उनके सेनापति का नाम आ जाता है गुडला, और गुडला के द्वारा कुछ कन्याओं का जो जोधपुर में जो पीपाड़ नामक स्थान से कुछ कन्याओं का अपहरण कर लिया जाता है। और अपहरण करने के बाद में उन कन्याओं को छुड़ाने के लिए जाते हैं कौन? सातल देव। और सातल देव जाने के बाद में उन कन्याओं को छुड़ा के लेके आते हैं और तब से जो ये इस नृत्य का प्रारंभ हो जाता है। तो बात आती है गुडला नृत्य की। तो ये कहां से संबंध है? तो ये इसका संबंध है जोधपुर से। जोधपुर में गुडला नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो सातल देव ने कन्याओं को छुड़ाया और फिर इसकी याद में चैत्र कृष्ण अष्टमी को, कब ये नृत्य कब किया जाता है? तो ये नृत्य किया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये नृत्य किया जाता है गुडला नृत्य। और गुडला नृत्य का प्रारंभ एक जो गुडला की पुत्री का नाम आ जाता है, और गुडला की पुत्री का नाम क्या आ जाता है? गिंदोली। तो इसका प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? गिंदोली के द्वारा। किसका नाम आ जाता है? गिंदोली। और गिंदोली किसकी पुत्री थी? तो ये गुडला की पुत्री थी। ये गुडला की पुत्री थी। तो इसके द्वारा इस नृत्य का प्रारंभ किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला जो शासक आ जाता है उसका नाम आ जाता है राव सूजा, और सूजा के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सूजा की बात करते हैं। तो सूजा जो है राव सूजा, और राव सूजा का शासन काल की अगर चर्चा करें तो 1492 से 1515 तक इनका शासनकाल रहता है। 1492 से 1515 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। अगली बात करें, राव सूजा सातल देव के बाद में गद्दी पे बैठते हैं, मारवाड़ की गद्दी पे, और राठौड़ वंश के अगले शासक ये कहलाते हैं। और इसके बाद में इन्होंने ये जो राव सूजा हैं वो ये किसके पुत्र थे? तो राव जोधा की ये दूसरे पुत्र माने जाते हैं। ठीक है। तो राव जोधा के किसके? राव जोधा के दूसरे पुत्र थे, दूसरे पुत्र थे। ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहली बात हम कर रहे थे सातल देव के बारे में। तो सातल देव किनके पुत्र थे? राव जोधा के ये पुत्र थे, और इनका शासनकाल रहता है 1489 से 1492 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। एक और बात करते हैं कि इनके द्वारा सातल देव के द्वारा सातलमेर कस्बा बसाया जाता है, और गुडला नृत्य इनके शासनकाल से प्रारंभ होता है। गुडला नृत्य के बारे में भी आपको बता दिया कि ये किस कारण से प्रारंभ किया गया, और ये जो नृत्य गुडला जो नृत्य ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये मनाया जाता है। और जो गुडला नृत्य का प्रारंभ सबसे पहले गिंदोली जो गुडला की पुत्री थी उनके द्वारा ये प्रारंभ किया जाता है। अगले शासक पे चलते हैं। अगले शासक का नाम आ जाता है राव सूजा।
राव सूजा का शासनकाल आता है 1492 से 1515 ईस्वी तक ये शासनकाल करते हैं और इनका शासनकाल रहता है। और राव जोधा के ये दूसरे पुत्र थे। ठीक है, इसके बाद में अगले जो शासक है राव गंगा के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो राव गंगा का अगला नाम आ जाता है। ठीक है, जोधपुर की गद्दी पे इसके बाद में राव गंगा गद्दी पे बैठते हैं। अगले शासक बनते हैं राव गंगा। और राव गंगा के बारे में हम चर्चा करते हैं। राव गंगा है जो इनका शासनकाल की अगर बात करें तो 1515 से 1532 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। कब से? 1515 से 1532 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो शासनकाल की बात हो गई। राव गंगा का शासनकाल रहता है 1515 से 1532 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। और एक और बात आती है कि इनके द्वारा गंगलाव तालाब का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, एक तो बात क्या आती है, राव गंगा के द्वारा गंगलाव तालाब का निर्माण करवाया गया। दूसरी बात आती है जो इनके द्वारा, एक और बात आती है, गंग श्याम मंदिर का भी इनके द्वारा निर्माण किया गया। गंग श्याम मंदिर का निर्माण करवाया गया। ठीक है दोस्तों, तो गंग श्याम मंदिर का निर्माण भी इनके द्वारा किया जाता है। तो गंगलाव तालाब का निर्माण करवाया इन राव गंगा ने, और राव गंगा ने गंग श्याम मंदिर का भी निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गंगा जो राव गंगा है उनकी हत्या उनके पुत्र जो मालदेव हैं उनके द्वारा कर दी जाती है। तो हत्या किसके द्वारा की जाती है? अब उसके जो अपने पुत्र, और पुत्र का नाम आ जाता है मालदेव। मालदेव के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। और ये मालदेव हैं जो मारवाड़ के पितृहंता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एक और बात आती है, अब जो राव मालदेव है इसकी बात ले लेते हैं। तो ये मारवाड़ के पितृहंता कहलाते हैं। कौन? राव मालदेव। तो इसकी बात आपको ध्यान रखनी है। मारवाड़ का पितृहंता कौन हो गया? ये राव मालदेव। ठीक है दोस्तों, तो अब चर्चा करते हैं। इसके बाद में राव मालदेव की हम चर्चा करेंगे, डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये इतना ध्यान रखना है राव गंगा के बारे में। राव गंगा का शासनकाल रहता है 1515 से 1532 ईस्वी तक ये गद्दी पे बैठते हैं। गद्दी पे बैठने के बाद में इनके द्वारा जो निर्माण कार्य किए गए उनकी चर्चा करते हैं। तो राव गंगा के द्वारा गंगलाव तालाब का निर्माण करवाया गया। एक और बात आती है, गंग श्याम जी का मंदिर का निर्माण करवाया इनके द्वारा। और अपने जो पिता हैं ये गंगा के पुत्र जो हैं मालदेव के इनके द्वारा इनकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। इसलिए मारवाड़ के पितृहंता के नाम से जाने जाते हैं राव मालदेव। अब चर्चा करेंगे राव मालदेव की। राव मालदेव की अगर बात करें तो 1532 से 1562 ईस्वी तक ये गद्दी पे बैठते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मालदेव की हम चर्चा करने वाले हैं अब। तो अगले शासक और मारवाड़ की गद्दी पे बैठने वाला अगला शासक हो जाता है राव मालदेव। हम चर्चा करेंगे अब राव मालदेव की। राव मालदेव का शासनकाल कब से कब तक रहता है? राव मालदेव। और राव मालदेव की चर्चा करें 1532 से 1562 ईस्वी तक ये गद्दी पे बैठते हैं, मारवाड़ की गद्दी पे। ठीक है, राव मालदेव की बात करें, मालदेव को इसके कुछ उपनाम भी हैं। तो उपनाम की बात करें, सबसे पहले तो उपनाम ले लेते हैं, उपनाम। और इसके जो उपनाम है उनकी चर्चा करते हैं। तो इनके उपनाम, एक तो हसमत वाला राजा इन्हें कहा जाता है। पहली बात तो क्या कहा जाता है? हसमत वाला राजा। हसमत वाला राजा इन्हें कहा जाता है। एक और बात आती है, 52 जो है, एक तो बात क्या आ गई, हसमत वाला राजा इन्हें कहा जाता है। 52 युद्धों के विजेता इन्हें कहा जाता है। 52 युद्धों के विजेता इन्हें कहा जाता है। एक और बात आती है, इन्हें 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। और भारत का महान पुरुषार्थी भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
भारत का महान पुरुषार्थी, क्या कहा जाता है इन्हें? भारत का महान पुरुषार्थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हसमत वाला राजा कहा जाता है, 52 युद्धों के विजेता कहा जाता है इन्हें, और भारत का महान पुरुषार्थी भी इन्हें कहा जाता है, हिंदू बादशाह भी इन्हें कहा जाता है। एक और इनका उपनाम आ जाता है हिंदू बादशाह। क्या नाम आ जाता है दोस्तों? हिंदू बादशाह। तो बात आती है भारत का महान पुरुषार्थी किसके द्वारा कहा गया? तो बदायूंनी जो इतिहासकार हैं, बदायूंनी, उनके द्वारा कहा गया। बदायूंनी के द्वारा इन्हें भारत का महान पुरुषार्थी कहा जाता है। ये और हसमत वाला राजा जो है, ये किनके द्वारा कहा गया? तो ये फारसी जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा इन्हें क्या कहा जाता है? हसमत वाला राजा, फारसी इतिहासकारों के द्वारा, फारसी इतिहासकारों के द्वारा इन्हें क्या कहा गया? हसमत वाला राजा कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो इसके उपनाम की चर्चा कर ली अपन ने। अब जो राव महादेव का जो राज्याभिषेक है वो सोजत पाली में किया जाता है। तो इनके राज्याभिषेक की बात करते हैं। तो राज्य जो अभिषेक है, राज्याभिषेक कहाँ किया गया? तो ये सोजत पाली। सोजत कहाँ है? और सोजत पाली की बात की जाती है तो सोजत पाली में इनका राज्याभिषेक किया जाता है। किनका? राव मालदेव का राज्याभिषेक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इसने सर्वप्रथम एक युद्ध किया और उस युद्ध का नाम आ जाता है भद्राजुन युद्ध, और भद्राजुन नामक स्थान पे ये युद्ध लड़ा जाता है, इसलिए इसको भद्राजुन युद्ध के नाम से जाना जाता है। और भद्राजुन कहाँ पे है? तो ये जालोर में स्थित है। और जो भद्राजुन का जो युद्ध है वो किस किस के मध्य लड़ा गया है इसकी भी हम चर्चा करते हैं। तो पहली बात तो आती है भद्राजुन का जो युद्ध है कब किया गया? 1532 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा जाता है। 1532 ईस्वी में भद्राजुन का युद्ध होता है। और किस किस के मध्य होता है? तो एक तरफ सेना आती है मालदेव की, और एक तरफ तो सेना मालदेव की आ जाती है, दूसरी तरफ जालोर के जो वीरा है उसकी सेना एक तरफ खड़ी हो जाती है। क्या नाम आ जाता है? वीरा। तो इन दोनों के मध्य युद्ध होता है, इसमें वीरा पराजित हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना, जो राजस्थान मालदेव का जो प्रथम युद्ध जो आक्रमण किया जाता है, प्रथम जो युद्ध होता है वो 1532 ईस्वी को भद्राजुन जालोर में ये युद्ध लड़ा जाता है। किस किस के मध्य? मालदेव और वीरा के मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें वीरा क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद में आगे बात करते हैं नागौर विजय। नागौर की बात आती है तो नागौर विजय कब की? तो इधर लिख देते हैं, बात किसकी कर रहे हैं? नागौर विजय। और नागौर विजय कब की जाती है? नागौर विजय की अगर चर्चा करें तो नागौर विजय होती है 1532 में, तो भद्राजुन का युद्ध हुआ। एक साल बाद में 1533 ईस्वी में जो नागौर विजय होती है मालदेव के द्वारा। अगली बात करें फिर इसके बाद में सिवाना पे ये युद्ध करते हैं और सिवाना पे ये विजय प्राप्त करते हैं। सिवाना पे कब प्राप्त करते हैं? 1538 ईस्वी में। तो सिवाना की बात करें, सिवाना, और सिवाना कहाँ पे स्थित है? तो सिवाना पे विजय प्राप्त की, सिवाना बाड़मेर में है। ये 1538 ईस्वी को इस पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? पहली बात तो हम क्या कर रहे हैं कि राव मालदेव का शासनकाल की अगर बात करी जाए तो 1532 से 1562 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। इनके जो उपनाम है, इन्हें किस किस नाम से जाना जाता है उनके बारे में चर्चा करते हैं। हसमत वाला राजा इन्हें कहा जाता है, जो इतिहास फारसी जो इतिहासकार है उनके द्वारा हसमत वाला राजा कहा गया। 52 युद्धों के विजेता इन्हें कहा जाता है। और भारत का महान पुरुषार्थी भी बदायूं ने कहा था, ये भी किसको कहा गया है? राव मालदेव को कहा गया है। हिंदू बादशाह इन्हें कहा जाता है। एक और बात करते हैं कि इनका जो राज्याभिषेक की बात की जाती है कि राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो ये होता है सोजत पाली में इनका राज्याभिषेक होता है। फिर बात आती है कि इसके शासनकाल का जो प्रथम युद्ध लड़ा जाता है वो भद्राजुन जालोर में ये युद्ध होता है। और वीरा
और मालदेव के मध्य 1532 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा जाता है और इसमें राव मालदेव है वीरा को पराजित कर देते हैं। एक इसके बाद में क्या बात आती है कि नागौर विजय, इसके बाद में 1 साल बाद में नागौर विजय प्राप्त करते हैं। कब करते हैं? 1533 ईस्वी में नागौर विजय होती है। सिवाना विजय 1538 ईस्वी में इनके द्वारा की जाती है। अब चर्चा करेंगे आगे की। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। इससे संबंधित आपको इतनी तो ध्यान रखना ही है। इसके बाद में इसने नागौर पे विजय प्राप्त करी 1533 ईस्वी में और सिवाना पे विजय प्राप्त करी 1538 ईस्वी में। बात आती है मेड़ता और अजमेर पर अधिकार कब किया। तो इसके बाद में क्या किया इसने? मेड़ता, किस पे अधिकार किया? मेड़ता व अजमेर, मेड़ता और अजमेर पे जो अधिकार किया। तो ये कब किया जाता है? 1538 ईस्वी में ये अधिकार किया जाता है मेड़ता और अजमेर पे। कब किया जाता है? 1538 ईस्वी की बात यहाँ कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो 1538 ईस्वी में मेड़ता और अजमेर पे विजय प्राप्त करते हैं, अधिकार कर लेते हैं। अब बात आती है कि अजमेर और मेड़ता की बात कर रहे हैं। तो यहाँ के जो राव विरमदेव यहाँ के शासक थे और राव विरमदेव को यहाँ पराजित कर देते हैं राव मालदेव। और कब कर देते हैं? 1538 ईस्वी में ये पराजित कर देते हैं। मेड़ता और अजमेर पे अपना नियंत्रण जमा लेते हैं और नियंत्रण जमाने के बाद में विरमदेव वहां से निकल जाते हैं और वहां से निकल कर वहां से भाग कर ये कहां भाग जाते हैं? तो ये शेरशाह सूरी की शरण में चले जाते हैं। तो ये किसकी शरण में चले जाते हैं? शेरशाह सूरी की शरण में। शेरशाह सूरी कौन चले जाते हैं? विरमदेव। और विरमदेव कहाँ के शासक थे? तो ये मेड़ता और नागौर के जो मेड़ता और अजमेर के शासक थे। तो ये यहां से बच के 1538 ईस्वी में शेरशाह सूरी की शरण में चले जाते हैं विरमदेव, ठीक है दोस्तों। बात कर शेरशाह सूरी की शरण में चले जाने के बाद में जो अधिकार किसका हो जाता है? मालदेव का अधिकार हो जाता है 1538 ईस्वी में। इसके बाद में बात करते हैं जालोर की विजय। और जालोर की विजय कब होती है? तो जालोर की विजय की बात करते हैं। जालोर की विजय कब प्राप्त करी मालदेव ने? तो ये प्राप्त कर 1 साल बाद 1539 ईस्वी को इस पे जालोर पे विजय प्राप्त कर देते हैं 1539 ईस्वी में। तो 1539 ईस्वी में जालोर पे विजय प्राप्त कर लेते राव मालदेव, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अगला युद्ध आता है पाहेबा का युद्ध। पाहेबा का युद्ध लड़ा जाता है 1542 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। तो उसकी चर्चा करते हैं। तो आपको बात इतनी ध्यान रखनी है, मेड़ता व अजमेर के जो शासक थे कौन? विरमदेव और राव विरमदेव, ये इनके मध्य युद्ध होता है 1538 ईस्वी में। इस युद्ध में विरमदेव पराजित हो जाते हैं और पराजित होने के बाद में ये शेरशाह सूरी की शरण में चले जाते हैं। उसके बाद में आती है बात जालोर विजय। जालोर विजय 1539 ईस्वी को जालोर विजय करते हैं, ठीक है। अब पाहेबा का जो युद्ध है वो किस किस के मध्य लड़ा गया, कब लड़ा गया, इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं पाहेबा का युद्ध। पाहेबा का जो युद्ध है 1542 ईस्वी को ये लड़ा जाता है। 1542 ईस्वी को ये युद्ध होता है। और फिर बात करते किस किस का मध्य होता है। तो ये जो पाहेबा और का एक तरफ तो सेना किसकी आ जाती है? मालदेव। और मालदेव में फूपा राठौड़ मालदेव की सेना का नेतृत्व करते हैं। और एक तरफ आ जाते हैं राव जेत सिंह की बात यहाँ पे करते हैं। तो दोनों के मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है। दोनों के मध्य जब राव जेत सिंह और मालदेव की सेना का नेतृत्व करता है कौन? कूपा राठौड़। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो
राव जेतसी पराजित हो जाता है, और पराजित होने के बाद में इसका राव मालदेव का है जो बीकानेर पे क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। बीकानेर पे क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। तो बीकानेर पे अधिकार करने के बाद में क्या होता है, आगे की चर्चा करते हैं। तो अगली चर्चा करें पाएवे का युद्ध 1542 ईस्वी में। इसके बाद में फूफा राठौड़ मालदेव की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। राव जेतसी और फूफा राठौड़ के मध्य युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें राव जेतसी की पराजय हो जाती है और जो फूफा राठौड़ इसमें विजय प्राप्त कर लेते हैं, और बीकानेर पे राव मालदेव का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। अब चर्चा करते हैं गिरी सुमेल या गिरी सामेल या जेतारण का युद्ध, ठीक है। और ये युद्ध कहाँ लड़ा गया और कब लड़ा गया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे, ठीक है दोस्तों। बात किसकी कर रहे हैं अब, गिरी सुमेल, गिरी सामेल। और गिरी सामेल इसी को है जो जेतारण युद्ध भी कहा जाता है, जेतारण, ठीक है। तो ये युद्ध कहां लड़ा गया, ये युद्ध लड़ा जाता है पाली में। ये युद्ध कहां लड़ा जाता है, पाली में लड़ा जाता है। कब लड़ा जाता है, तो ये युद्ध लड़ा जाता है 5 जनवरी 1544 ईस्वी के युद्ध लड़ा जाता है। 5 जनवरी 1544 ईस्वी को गिरी सामेल का युद्ध लड़ा जाता है। किस किस के मध्य लड़ा जाता है, तो एक तरफ सेना रहती है मालदेव की, और एक तरफ सेना किसकी आ जाती है, शेरशाह सूरी की। तो एक तरफ तो ये मालदेव खड़ा हो जाता है सेना लेके, एक तरफ शेरशाह सूरी खड़ा हो जाता है। तो एक तरफ किसकी सेना आ गई, शेरशाह सूरी की। तो इन दोनों के मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है। उससे पहले कुछ जब इसके जो मालदेव के जो 2 सेनापति हैं और सेना नायकों या सेनापति के नाम आ जाते हैं जेता और कूपा, जेता और कूपा। ये दोनों इसके वफादार सेना नायक थे मालदेव के। जब शेरशाह सूरी को विजय प्राप्त करने का कोई आसार नहीं लग रहा था, तो इसने एक अफवाह फैलाई, और अफवाह क्या फैलाई कि जेता और कूपा को इसने जो मालदेव को कैसे भी करके इसको कहा कि जेता और कूपा मेरी तरफ मिल गए हैं। तो ये एक डोंग रचा किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा। मालदेव इस बात को जो हकीकत समझ जाता है, और वह अपने साथ में कुछ सेना लेके है जो जोधपुर निकल जाता है। तो वापस ये मालदेव जोधपुर चला जाता है। कहां चला जाता है, जोधपुर चला जाता है। जोधपुर जाने के बाद में जेता और कूपा के पास में जितनी भी सेना रही, उससे जो जेता और कूपा और शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, गिरी सामेल का युद्ध होता है, और इनके मध्य ये युद्ध हो रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जेता और कूपा जो वीर गति को प्राप्त होते हैं, वीर गति को क्या करते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसमें ये दोनों मारे जाते हैं, जेता और कूपा। फिर जाते वक्त जब विजय प्राप्त कर लेते हैं जोधपुर पे, तो विजय प्राप्त करने के बाद शेरशाह सूरी ने एक लाइन कही, और वो लाइन क्या कही कि मैं इस युद्ध को जो अगर हार जाता तो मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बादशाह को देता। ये लाइन कही थी शेरशाह सूरी ने जब युद्ध को जीतने के बाद में। तो बड़ी मुश्किलों से इस युद्ध को जीत पाता है शेरशाह सूरी, और जाते वक्त उसने एक ही बात कही थी कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो ये लाइन पूछ ली जाती है एग्जाम में कि ये लाइन किसके द्वारा कही गई है, तो शेरशाह सूरी के द्वारा ये लाइन कही गई थी, ठीक है दोस्तों। किस युद्ध में कहा गया था, तो ये गिरी सुमेल के युद्ध में कहा जाता है, ठीक है। 5 जनवरी 1544 ईस्वी को ये युद्ध लड़ा जाता है। जोधपुर पर अधिकार कर लेता है कौन, जोधपुर पर अधिकार हो जाता है शेरशाह सूरी का, और मालदेव यहाँ से भी बच के कहाँ चले जाते हैं, सिवाना। और सिवाना कहाँ पड़ता है, ये सिवाना बाड़मेर में। तो यहाँ से जोधपुर पे अधिकार करने के बाद में सिवाना चला जाता है कौन, मालदेव सिवाना जाके वहां शरण लेता है। और इसके बाद में शरण लेने के बाद में यहाँ जाने के बाद में शेरशाह सूरी का 1545 ईस्वी को
की मृत्यु हो जाती है। किसकी? शेरशाह सूरी की 1545 ईस्वी में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। वापिस जोधपुर पे अधिकार कौन कर लेता है? मालदेव कर लेता है। ठीक है, वापिस मालदेव इस जोधपुर पे अधिकार कर लेता है। अगला युद्ध, हम युद्ध की चर्चा करेंगे, हरमाड़ा का जो युद्ध है उसकी चर्चा करने वाले हैं। और हरमाड़ा का युद्ध कब लड़ा जाता है? तो ये लड़ा जाता है 24 जून 1557 को। तो हरमाड़ा का युद्ध की बात करें, हरमाड़ा का युद्ध, और हरमाड़ा युद्ध कब लड़ा गया? तो 24 जून ये लड़ा जाता है 24 जून 1500 और 24 जून 1557 को ये युद्ध लड़ा जाता है। 1557 ईस्वी को ये युद्ध लड़ा जाता है। इसमें मालदेव एक तरफ तो मालदेव की सेना, और एक तरफ है जो किसकी सेना? अजमेर के जो हाजी का पठान की सेना रहती है। हाजी का पठान, इन दोनों के मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है। ये कहाँ का था? अजमेर का हाजी का पठान, इन दोनों के मध्य युद्ध लड़ा जाता है। और युद्ध लड़ने के बाद में हाजी का पठान क्या हो जाता है? विजय प्राप्त कर लेता है। और किसको हरा देता है? मालदेव को है जो पराजित कर देता है। ये विजय हो जाता है, इसने विजय प्राप्त कर ली। ठीक है दोस्तों, अब हम चर्चा कर रहे थे राव मालदेव के बारे में। आपको गिरी सुमेल का युद्ध हम लड़ रहे थे, और इसमें इसी को जेतारण का युद्ध भी कहा जाता है। ये युद्ध लड़ा जाता है पाली में। कब लड़ा जाता है? 5 जनवरी 1544 ईस्वी को ये युद्ध होता है। किस किस के मध्य? तो मालदेव किस दो सेनापति थे, एक का नाम आ जाता है जेता और एक का नाम आ जाता है कूपा। तो ये दोनों सेनापति इसके साथ में थे मालदेव के। इधर सेना थी शेरशाह सूरी की, और शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य जब युद्ध का इसको जीतने का कोई आसार नहीं लग रहा था, तो इसने एक अफवाह, एक डोंग रचा। और क्या अफवाह फैलाई कि जेता और कूपा को उसने मेरी तरफ मिला लिया, ऐसा उसने अफवाह फैला दी। ये बात पता चलती है मालदेव को। मालदेव यहाँ से युद्ध क्षेत्र को छोड़ के, युद्ध स्थान को छोड़ के ये चले जाते हैं जोधपुर। और कूपा और जेता जितनी भी बची सेना के साथ में युद्ध करते हैं, और युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर बाद में बात करते हैं वीरगति को प्राप्त करने के बाद में, इसके बाद में शेरशाह सूरी का जोधपुर पे अधिकार हो जाता है। और अधिकार होने के बाद में उसने एक लाइन कही, और वो लाइन क्या कही थी कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये लाइन शेरशाह सूरी के द्वारा कही जाती है। किस युद्ध में की गई? तो गिरी सामेल का युद्ध, जो जेतारण का युद्ध है पाली में 5 जनवरी 1544 को जो लड़ा गया था, इस युद्ध में ये लाइन बोली गई थी शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात आती है मालदेव का जब जोधपुर पे अधिकार हो जाता है, तो जोधपुर से मालदेव सीमाना बाड़मेर चला जाता है, वहां शरण लेता है। कुछ समय बाद में 1545 में ये युद्ध पे विजय प्राप्त करता है, युद्ध में जीतता है, और 1545 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है शेरशाह सूरी की। बात करते हैं इसके बाद में हरमाड़ा का युद्ध लड़ा जाता है। और हरमाड़ा का युद्ध कहाँ लड़ा गया? अजमेर में। किस किस के मध्य लड़ा गया? तो हाजी का, अजमेर का जो पठान था हाजी का पठान और मालदेव के मध्य युद्ध लड़ा जाता है। 24 जून 1557 को ये युद्ध लड़ा जाता है। इसमें हाजी का पठान की विजय हो जाती है। अब बात करेंगे रूठी रानी। रूठी रानी कौन थी, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अब बात करते हैं रूठी रानी की। रूठी रानी कौन थी? तो रूठी रानी, मालदेव का विवाह रूठी रानी से होता है, और रूठी रानी का नाम उमादे, जो इसका नाम रहता है उमादे। ठीक है, रूठी रानी की हम चर्चा कर रहे हैं। तो
उमादे कहाँ की थी? ये जैसलमेर के भाटी जो शासक थे लोणकरण, उनकी पुत्री का नाम आ जाता है उमादे। उमादे का विवाह 1536 ईस्वी को मालदेव के साथ हो जाता है। तो जैसलमेर की राजकुमारी, जैसलमेर की राजकुमारी लोणकरणसर किसकी पुत्री? ये लोणकरणसर की पुत्री आ जाती है। लोणकरण की पुत्री, और नाम किस क्या आ जाता है? उमादे। उमादे का विवाह 1536 ईस्वी को मालदेव के साथ में तय हो जाता है। और इसके साथ में विवाह होने के बाद में क्या होता है कि शादी के थोड़े समय बाद में ये रूठ के कहां चली जाती है? ये रूठ के चली जाती है अजमेर। और अजमेर में एक दुर्ग का नाम आ जाता है, और उस दुर्ग का क्या नाम आ जाता है? वो दुर्ग है आपका तारागढ़। और तारागढ़ दुर्ग में आके ये रहने लग जाती है। तारागढ़ दुर्ग में रहने के बाद में इसको रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। और तारागढ़ में रहने के बाद में यह राजस्थान की ये इतिहास की पहली घटना है कि ऐसा कुछ घटना घटित हुई और ये रूठी रानी के नाम से जाने लगी, और रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई राजस्थान के इतिहास में। कौन? उमादे। ठीक है। फिर इस रानी को मनाने के लिए जो मानसिंह है एक कवि को भेजते हैं वहां से, और उस कवि का नाम आ जाता है ईश्वरदास बारट। और ईश्वरदास बारट को मनाने के लिए जब वहां भेजा जाता है तो उसने एक लाइन कही, और वो लाइन उसको एक दोहा सुनाया। दोहा का नाम, वो दोहा क्या है कि मान रखे पीयूतज जे तो मान रख। ठीक है। तो ये लाइन उसने कही थी, लेकिन उससे का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वो वहां से नहीं आती है। इसके बाद में रूठी रानी जो कविता है, रूठी रानी की कविता की रचना किसने करी? तो रूठी रानी कविता की रचना किसने करी? केसरी सिंह बारट के द्वारा। केसरी सिंह बारट के द्वारा ये कविता की रचना की जाती है। और मालदेव की इसके बाद में मालदेव की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में जो रूठी रानी है उसने भी जो सती हो जाती है, वह भी क्या हो जाती है? सती हो जाती है। सती होने के बाद में मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मालदेव के द्वारा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।